प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अपने राजनीति विज्ञान में दूसरे अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। सकारात्मक इस अध्याय में हमने पहले स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता, ऐसे दो आयाम पढ़े। राजनीतिक सिद्धांत में हमें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो। अनुल्लंघनीय मतलब उल्लंघन के योग्य नहीं है, जिसमें वो जो बनना या करना चाहे हो सके, बन सके, कर सके, ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र होगा जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसमें व्यक्ति दूसरों के से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये सब वाद विवाद के विषय हैं और आगे भी बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप क्षेत्र इतना बड़ा होगा, स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। यानी जिस कार्य जिसमें हस्तक्षेप कम होगा उतनी स्वतंत्रता अधिक होगी। हमें जो मानने की ज़रूरत यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे को कहती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन न हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा भी कटौती होगी। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरों को चिन्हित करने के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न जो स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप से लघुत्तम क्षेत्र में आता है? क्या इसलिए ऐसा चयन कोई बाहरी सत्ता का दखल नहीं दे सकती? ऐसा मामला है जिसमें राज्य धार्मिक सत्ता, ICC, CBI जैसी कई ऐसी संस्था होती है जो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। ये नकारात्मक प्रतिबद्धता के कुछ प्रभाव कह सकते हैं, कारण बता सकते हैं। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क में कहते हैं कुछ करने की स्वतंत्रता की विचारधारा से जुड़े होते हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब होते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। ये तर्क इस सवाल में जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता की विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसके अंदर रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद जैसे विचारकों को प्रेरणा लेने को देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज की प्रतिबंधों की प्रकृति में स्थित है। यह परंपरा इन संबंधों की इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध हो। व्यक्ति एक पुष्प की तरह रहे और स्वयं खिले और आग प्रफुल्लित हो। जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो सकती है तो फिर वह जो फूल होता है, पुष्प होता है, वो खिलता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए मौलिक राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। यानी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को विकास करने के लिए सभी प्रकार की स्वतंत्रता की आवश्यकता रहती है और उसमें जैसे ये भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत में उनको समर्थन मिले, ऐसी सकारात्मक स्थिति इसकी बननी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी और बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन हो। इसके लिए उसके पास में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी हो, जिससे कि बनने वाले कानूनों पर वो अपनी इच्छा को झलक कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जा सके, ऐसा उसमें हो। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुँच होनी चाहिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो, समाज से बाहर नहीं हो। इसलिए वह इस समाज में ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर
नकारात्मक स्वतंत्रता जो सरोकार है वह हस्तक्षेप है, अनुल्लंघनीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बाहर समाज की स्थितियों से नहीं, नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप जैसे छोटे क्षेत्र का अधिकाधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में समाज के स्थायित्व को ध्यान रखने की आमतौर पर दोनों तरफ की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं। एक दूसरे के समर्थन की आवश्यकता रहती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो इसमें बड़े बड़े अर्थों में ये कह सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है और राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होते हैं वो सीमित हो जाती है। कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी मानी गई है और मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिताओं का सिद्धांत हितकर होता है। सरकार द्वारा जो समर्थित संरक्षण जो होता है वही व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं होता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आवश्यक हैं। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर होते हैं, इसलिए उसको समाज के अंदर ही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही ध्यान दिया जाता है। स्वतंत्रता का सही रूप राज्य के कानून पालन में ही माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप और लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। J.S. मिल ने सबल तर्क से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध होनी चाहिए, इस पर उन्होंने अच्छा प्रसंग किया। एक बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए, तभी तक हमने स्वतंत्रता का विकल्प रूप में निर्धारण किया है। यह देख सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया जाता है। जहां हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की ज़रूरत को स्वीकार किया, साथ ही यह भी माना है कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और नैतिक तर्कों के समर्थन की ज़रूरत होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है। जो लोग उनकी सीमित करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए समाज में असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही अल्तायर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यही इस तरह से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही गई है। कुछ वर्षों पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी ने विधवाओं का एक फिल्म बनानी चाहिए और इन विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से के द्वारा इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत के बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया गया। उन्हें यह भी लगता था कि फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। इसमें प्राचीन नगर की बदनामी होगी और फिल्म को नहीं बनने देना चाहिए, और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी और बाद में ये फिल्म कहीं और बनाई गई। इस तरह से ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज में कुछ ऐसे हिस्सों में विरोध के प्रतिबंध कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक जो फिल्म थी, वह भी मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी ऐसे कई समूह द्वारा विरोध करने पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान तरीके से कह सकते हैं कि अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि तात्कालिक मांग को देखते हुए उसको पूरा किया जाता है, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तो प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है और जिसके कारण से उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। लेकिन ये उसका मतलब ये है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए, इन सभी दिल से जुड़ी हुई बातें हैं कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते पर बंधा होता है। इसी तरह की वो रहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें ऑन लिबर्टी पुस्तक में 4 कारण पेश किए गए थे। उसमें पहला कारण था कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है और जो गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है।
अगर हम गलत विचार प्रतिबंध कर देंगे तो उसमें जो सच्चाई होगी वो सच्चाई के अंश भी खो देंगे। दूसरा कारण था कि सत्य स्वयं के में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। इसलिए जो विचार आज गलत प्रतीत होते हैं वह सभी तरह के विचारों में उदय में बहुमूल्य हो सकता है। और तीसरा कारण उन्होंने बताया था कि यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि समय में इसका बहुत ही महत्व है और सत्य के बारे में खतरा हमेशा होता है वह एक विचारहीन और रूढ़ युक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोध विचार के सामने रखते हैं, इसी विचार को विश्वसनीय होना चाहिए और अंतिम बार में ये इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार हम जिन विचारों को हम पूरे समय समाज में गलत समझते हैं, दबाते हैं, बाद में वही सत्य पाए जाते हैं। कुछ ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो उसकी स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं, जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल देंगे। दमनकारी समाज ऐसे संभावित ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाते हैं। इस तरह से वह एक स्वतंत्रता का हनन होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद भी महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है था। अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद हैं और हम इन विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें महसूस करने की ज़रूरत होती है कि ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं। तब ये हमारी स्वतंत्रता की कसौटी पर इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें स्वेच्छापूर्ण और अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हुए हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार सीमित नहीं होती है। यानी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए और अब कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करना चाहिए। इससे हमारी स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। यानी हमें किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाता है तो वो कटौती नहीं है। इसलिए हमें कुछ प्रतिबंधों को झेलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि शुरुआत की स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम ये महसूस कर सकते हैं कि स्वतंत्रता हमारी विकल्प चुनने की सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है। जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार होनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल रखा जाना चाहिए, सही निर्णय लेने चाहिए और उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और उनके कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतने ही ज़रूरत है इस राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालन पोषने में है। यानी ये जो हमने प्रतिबंधों को पढ़ा, इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है और व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति और अपने निर्णय और विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वयं को झेलना होता है, जिसके कारण से वह छिन्न भिन्न नहीं हो और एक संगठित जीवन के रूप में हो सके। इसलिए जो माता पिता द्वारा जो अपने बच्चों का प्रति जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया करते हैं, जिम्मेदारी होती है उनके कंधों पर, उनको पालना चाहिए ताकि उनकी क्षमता और शिक्षा का विकास हो सके बालकों का। आज के इस अध्याय में से हमारे लिए ये कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप हल करेंगे अपनी कॉपी में। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए।